एवरीवन, आपका स्वागत है आपके चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सीडीपी का प्रीवियस ईयर का सीरीज कंप्लीट करा रही हूँ। तो आज मैं 23 दिसंबर 2021 का जो क्वेश्चन था सीडीपी का 30 नंबर का, उसको आज हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। पहला, केवल आनुवंशिकता से, दूसरा आनुवंशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, चौथा ना तो आनुवंशिकता और ना ही वातावरण से। तो बच्चों के आचरण को प्रबलीकरण और दंड द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो विकास, जैसा कि हम जानते हैं, वो जीवन से मृत्यु तक चलते रहता है और यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। और विकास पे किसका प्रभाव होता है? हमारे माता पिता का, यानी आनुवंशिकता का, और हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये जो हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण का। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? पहला, शीर्षगामी सिद्धांत, दूसरा अधोगामी सिद्धांत, तीसरा पाठ्यक्रम की एकरूपता, चौथा एकीकरण का सिद्धांत। तो बच्चा पहले पेंसिल पकड़ना सीखता है, उसके बाद बॉल फेंकना सीखता है। तो यह अधोगामी सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें बच्चा पहले अपने करीब के बॉडी पार्ट पर नियंत्रण स्थापित करना सीखता है, उसके बाद अपने शरीर के दूर के भाग पे नियंत्रण स्थापित करना सीखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधोगामी सिद्धांत। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। पहला, बालावस्था तक, दूसरा किशोरावस्था तक, तीसरा व्याख्यावस्था तक, चौथा संपूर्ण जीवन काल के दौरान। तो गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो है संपूर्ण जीवन काल के दौरान होता है। हमारा जब से जन्म हुआ है और जब तक मृत्यु नहीं हो जाता तब तक संज्ञानात्मक और गत्यात्मक विकास होते रहता है। मानव विकास जीवन भर मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, मनोसामाजिक, ये सब विकास हमारे जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो ये संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या जाएगा? सीखना, ध्यान, स्मृति, भाषा, सोच, तर्क, ये सब जो होता है हमारा संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। तो ये कब से कब तक चलेगा? हमारा संपूर्ण जीवन के दौरान। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो होता है हमारा संपूर्ण जीवन के दौरान होता है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था जिम्मेदार है? पहला, विद्यालय, दूसरा धर्म, तीसरा परिवार, चौथा समुदाय। तो बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है, या हम या आप जन्म लिए थे, तो सबसे पहले कौन था हमारे आसपास? हमारे घर के परिवार, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, ये सभी हमारे आसपास थे। तो हमारा जो प्राथमिक समाजीकरण होगा वो हमारा परिवार हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, दूसरा, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है, तीसरा, भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया हैं, चौथा, भाषा और चिंतन दोनों आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। तो भाषा और चिंतन, भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे तक अपनी बातों को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। तो भाषा जो है, चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ही वो हमारे भाषा के रूप में आ पाता है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरचनता, परिपक्वता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1। 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, किंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे से ज़्यादा जल है। तो ये जो है केंद्रीयता के कारण है, क्योंकि इस समय में उसको आयतन, द्रव्यमान, इस सब का नॉलेज नहीं है। तो ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 जो हमारा है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? पहला संवेदीगामक चरण, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक चरण, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो ये जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर पियाजे वाला। तो ये जो है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें उल्टे क्रम में कर पाता है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वो जो गणित की टीचर है वो उसको अपने जो सहपाठी है उसको सहायता और मार्गदर्शन देती है। वे किस सैद्धांतिक कार्य गठन का प्रयोग करने का प्रयास कर रही है? पहला लेब वाइगोत्स्की के सामाजिक संरचनावाद, दूसरा वीएफ स्कीमर का क्रिया प्रस्तुति अनुकूलन सिद्धांत, तीसरा जीरोम ब्रून का रचनावाद, चौथा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेब वाइगोत्स्की की समाजवादी संरचना, ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, लेब वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला परिपक्वता और सांस्कृतिक, दूसरा भाषा और भौतिक जगत, तीसरा भाषा और संस्कृति, चौथा भाषा और परिपक्वता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भाषा और संस्कृति। बच्चों पे जो है भाषा और संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जेंडर एक दैश अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक, शारीरिक। तो जेंडर कौन सा अवधारणा है? जेंडर जो है वो सामाजिक अवधारणा है। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 का हमारा करेक्ट आंसर है, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधे, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? पहला अंतर्वैयक्तिक, दूसरा प्रगतिवाद, तीसरा भाषाई, चौथा अंतर्वैयक्तिक। तो ये जो है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्रकृतिवाद। निभा सभी प्रकार के जानवर, धातु और खनिज की पहचान और वर्गीकरण कर पाती है। तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? प्रकृतिवाद। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में व्यक्तित्व भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्नलिखित में क्या करना चाहिए? तो कक्षा में सबके लिए कई नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, सभी के लिए समाज पाठ्यक्रम और आधारित अधिगम निर्धारित करनी चाहिए। चौथा, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये जो है व्यक्तिगत भिन्नता को संभालने हेतु प्रथम कौन सा करना चाहिए? तो ये जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारे क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देरी से समझ जाता है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को बैठने में प्रॉब्लम है। तो विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने की व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोरवर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस चरण को दर्शाता है? दूसरा, पहला जो है हमारा अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुखीकरण, दूसरा दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, तीसरा सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण, चौथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो ये जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसका जो हो जाएगा
अच्छा लड़का और अच्छी लड़की उन्मुख रख कर, यानी यह अपनी प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है अच्छे कार्य करके, वो ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिस लक्ष्य उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है रूब्रिक। फाइल आंकड़ों का प्रपत्र, पोर्टफोलियो। तो बच्चे द्वारा दूसरे वर्ष के दौरान किए गए संग्रह जिसका लक्ष्य प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है। तो जब हम रिकॉर्ड रखते हैं किसी बच्चे का पूरे वर्ष का, तो वो जो होता है हमारा क्या हो जाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। पूरे वर्ष में वो क्या किया उसका जब हम पूरा रिकॉर्ड रखते हैं तो वो हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन 4 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चे को डैश बनाती है, सक्रिय अन्वेषक, दूसरा सक्रिय अनुयायी, तीसरा सक्रिय अनुयायी, चौथा निष्क्रिय अन्वेषक। तो प्रगतिशील स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा जो है बच्चे को क्या बनाती है, बच्चे को जो है सक्रिय अन्वेषक बनाती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में किसके लक्षण है? आत्मकेंद्रिता, दूसरा बाह्य अभिप्रेरणा, तीसरा सृजनात्मकता, चौथा कार्यात्मक अटलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 सृजनात्मकता। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे। प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन किसके लक्षण है? ये जो है हमारे ऑप्शन 3 के, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक चुनौती अनुभव करने के लिए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या करना चाहिए? जो शारीरिक चुनौती कर रहे हैं, जिसको देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, पैर से चल नहीं सकते हैं, उनके समावेशन के लिए क्या ज़रूरी है? पहला मानकीकृत पाठ्यक्रम, दूसरा आधारभूत अभिगम्यता, तीसरा अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, चौथा विशेष स्कूल में स्थापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, आधारभूत अभिगम्यता। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, पाठन वैकल्प को निम्न में किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? पहला अधिगम विकार का बहुक्रम, दूसरा हल्की मानसिक मंदता, मनोसामाजिक विकारों का बहुक्रम, चौथा बाल अवस्था की समान सामयिक अक्षमता। तो पाठन वैकल्प है, यानी कि पढ़ने में दिक्कत है, इसको डिसलेक्सिया हुआ, बच्चे को जो है पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो डिसलेक्सिया का शिकार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए अधिगम विकारों की बहुक्रम। अधिगम पढ़ने में ही उसको दिक्कत हो रहा है, पाठन वैकल्प यानी कि अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना पढ़ना होता है। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समावेशन अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? पहला समता, दूसरा पृथक्करण और नामीकरण, तीसरा विभिन्नता के अनुरूप तंत्र अनुकूलन, चौथा व्यक्तिगत विभिन्नता को अपनाना। तो समावेशी अध्ययन का सिद्धांत नहीं है। समावेशी अध्ययन क्या होता है? जिसमें सभी बच्चों के अध्ययन को ध्यान में रखकर क्लास में पढ़ाया जाता है, वो हमारा समावेशी अध्ययन कहलाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 पृथक्करण और नामीकरण। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। उसके बाद अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो ये दोनों बात जो सही है, कुम्हार समुदाय के जो बच्चे हैं वो संख्या संग्रह से पहले द्रव्यमान संरक्षण करना सीख लेते हैं। ऑप्शन 2 जो है इसका, ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 1 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखता है
तो इस प्रक्रिया को प्रथम चरण क्या होता है? तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? जब बच्चा किसी कार्य को देख कर करता है तो वो कौन सा चरण में होता है? पहला प्रतिमान की क्रिया को याद रखना, दूसरा प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, तीसरा अपने द्वारा अनुकरण किए गए व्यवहार का आकलन, चौथा प्रतिमान व्यवहार का दोहराना और अभ्यास करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, अधिगमकर्ता द्वारा दी गई त्रुटि को समझाना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमज़ोर और तीव्र छात्र की पहचान कर सकती है, दूसरा वह अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, तीसरा वह अधिगमकर्ताओं की लापरवाही के बारे में अभिभावक को सूचित कर सकती है, चौथा वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकती है। तो अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटि को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो समझेगी ऐसा क्यों होगा। तो बताइए, कमज़ोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सके? नहीं, ऐसा नहीं है। वह अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। तो वो एक टीचर है और ये वो उस स्टेज से गुजर चुकी है जिस स्टेज से उसके स्टूडेंट गुजर रहे हैं, तो वो अधिगमकर्ताओं की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम डैश होना चाहिए? विषय वस्तु अभिमुखी, दूसरा पाठ्य पुस्तक केंद्रित, तीसरा प्रयोगात्मक, चौथा व्यवहारात्मक। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 2020 ये क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो हमारा क्या होगा? प्रयोगात्मक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारा 2020 वो हमारा प्रयोगात्मक होना चाहिए। इसमें छात्र को वास्तविक दुनिया से संबंध बनाकर उसके पाठ्य पुस्तक को बताया जाए। तो ये जो होगा हमारा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। परीक्षा शुरू होने से पहले वो लंबे सांस लेती है और दुष्यंत से निपटने के लिए वह 10 तरीके का इस्तेमाल करेगी। तो दुनिश्चितता से निपटने के लिए वह 10 तकनीक का इस्तेमाल करेगी। परीक्षा शुरू होने से पहले तन्वी गहरे सांस लेती है और ये क्या सा है? तो ये समस्या समाधान, भाव नियमन, परिहार्यता, खंडन। तो ये जो हो जाएगा भाव नियमन है। उसको अंदर से वो जो फीलिंग्स आ रहा है वो अंदर से उसका एक भाव है। तो ये जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिना किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपने बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी क्या है? तो जो तालाबंदी किया, लॉकडाउन किया गया था, तो अपनी बड़ी बहन के मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक पहला प्रयोगात्मक अधिगम करता है, दूसरा स्व प्रेरित अधिगम करता है, तीसरा प्रदर्शन अभिमुखी अधिगम करता है, चौथा बाह्य प्रेरित अधिगम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा स्व प्रेरित अधिगम करता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बच्चे द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है? पहला अधिगम अक्षमता, दूसरा किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, तीसरा निराधार दावे, चौथा अस्थायी संकल्पना ठहराव। तो बच्चे द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है? अधिगम अक्षमता को? नहीं, ये जो है हमारा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, ऑप्शन 2 हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षणिक योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है? पहला, संकल्पना मानचित्र का इस्तेमाल। दूसरा, अमूर्त से मूर्त संकल्पना की ओर बढ़ना। तीसरा, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना। चौथा, कहानियों और उपख्यानों का इस्तेमाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। संकल्पित मानचित्र का इस्तेमाल और विविध सामग्रियों का प्रावधान और कहानी और व्याख्याओं का इस्तेमाल। ये योजना प्रथम स्तरीय कक्षा में प्रभावकारी होगी। चित्र दिखाएंगे मानचित्र की, देखो बच्चा ये जो चित्र है वो इंडिया का है, इसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये सब उसको बताएंगे। उसके बाद अलग अलग तरह का TLM का यूज करेंगे जिससे बच्चे को भी मन लगेगा। कहानियों और उप कहानी बताएंगे तो जिससे उसको और मन लगेगा। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्र को सभी जानकारी को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि क्या है? अत्यधिक प्रभावकारी क्योंकि पूर्व अभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अत्यंत सहायता करते हैं। दूसरा है, प्रभावकारी है क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहती है। तीसरा, प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पुनराभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। चौथा, प्रभावी नहीं है क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम की एक जटिल प्रक्रिया है। तो ये जो है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्णाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। 5 बार लिखना ये कोई उपयुक्त तकनीक नहीं है। ऑप्शन 3 इसका गलत आंसर हो, मतलब सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? पहला, कलन विधि। दूसरा, अन्वेषण। तीसरा, बिना बोध के प्रयत्न त्रुटि दोहराव। चौथा, वर्णनात्मक आबद्धता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कलन विधि और दूसरा अन्वेषण। ऑप्शन 2 के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है? पहला, रटना। दूसरा, विचारावेश। तीसरा, स्कीमा सक्रियता। चौथा, संकल्पना मानचित्रण। तो पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है किसमें? रटने में ये तो होगा नहीं। विचारावेश, स्कीमा सक्रियता, संकल्पना मानचित्र। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर उपयोग नहीं करता है, तो रटने में नहीं करेगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 के साथ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले 30 CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।